So hello everyone, good evening. Am I audible, visible, all clear? Yes? Okay. So we'll be starting with the first topic, and that is, I hope you guys are aware of this fact that there is a constant conflict going on between judiciary and executive at present. Fine. So the first topic for the day would be related to courts vacations. So recently, if you are going through the newspapers, if you are following the news on the regular basis, then you might be aware of that what's going on between the judiciary on the one hand and the executive on the other hand, executive per se, the government on the other hand. So any one of you, any points, so that I get to know कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. Anyone? What's going on between judiciary and executive currently? Sir, is it related to the collegium? Yes. One issue is, let's first summarize the issues. So first issue is related to the collegium, or you can say the appointment of judges, right? Collegium basically system that is indirectly related to the appointment of judges. What could be the other issues? Any other issues? So major जो issue है, remember this is the collegium system related to, because collegium system जो appoint करते हैं judges को, that is entirely headed by judiciary only. I mean there is no representation of the executive. So government को ये कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि यार हमारी भी representation इसमें होनी चाहिए ना, judges appointing judges. So एक nepotism and all इस पे no doubt plus and minus pros and cons दोनों ही system के हैं no doubt. बट एक NJAC पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इनफैक्ट ये 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसको कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. सो उसकी भी एक टेस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हो. यहाँ ये भी है कि हमारी खुद की रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली एवरी अदर दिस पिलर ऑफ द दिस democracy you can say, or the system of government wants to have say in the others domain always, but we should not try to intervene in others business. वो भी ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि तीनों को अपने अपने लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी को अपने अपने डोमेन में ही परफॉर्म करना चाहिए, शुड नॉट ट्राई टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ईच अदर. बट दिस इज द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ब्रॉट दिस NJAC. सो इस बैकग्राउंड में अभी हाल फिलहाल में अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेशली फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर साइड एज वेल एज फ्रॉम द जुडिशरी साइड, यू कैन से द साइलेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द CJI साइड एज वेल, यू कैन से कि दोनों ही साइड से हमें फॉर एंड अगेंस्ट देखने को मिल रहे हैं. सो उसी बैकग्राउंड में एक जो लेटेस्ट ट्रेंड है, दैट इज़ आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि विंटर वेकेशन अभी कोर्ट्स की हो चुकी है. सो इसमें भी लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जो कोर्ट की वेकेशन है, कंसीडरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन हायर जुडिशरी, ऑफ कोर्स अगेन अक्रॉस द जुडिशरी, बट हायर जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अराउंड 50,000 प्लस, अराउंड 54,000 समथिंग, सो अराउंड 55,000 के अराउंड केसेस जो है हमारे हायर जुडिशरी स्पेशली इन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. ठीक है. सो लॉ मिनिस्टर का ये कहना है कि जो छुट्टियां उसको कम करनी चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड विल सी कि छुट्टी करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, बिकॉज जजेस को काफ़ी काम करना होता है. हमें दिखता है कि कुछ नहीं कर ऐसा काम नहीं होता, बट बहुत कुछ करना पड़ता है. सो विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस इश्यूज. सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. सो रिमेंबर कि जब कोर्ट की वेकेशन होती है तो ऐसा नहीं कि कंट्रोल्ड शटडाउन है, टोटली कोर्ट बंद नहीं हो जाती. देयर आर सर्टन बेंचेस एंड वी हैव अ बेंच कॉल्ड वेकेशन बेंच विच इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ओवरसी द केसेस ऑफ अर्जेंसी, और यू कैन से कुछ अर्जेंट मैटर्स हैं उसको ये बेंचेस देखते हैं. बेंचेस डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक सिंगल जज बेंच हो सकता है, डिवीजन बेंच हो सकता है जिसमें कि 2 जजेस होंगे. ठीक है. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हो सकता है ऑफ 5 और मोर जजेस. और जो NJAC की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ
उसकी जो जजमेंट है उसको जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था, दैट जजमेंट वाज, दिस जजमेंट वाज पास्ड इन द समर वेकेशन ऑफ 2014 led by 5 judge bench or the constitution bench including the then chief justice of India. ठीक है, उस टाइम पे जस्टिस मेरे ख्याल से जस्टिस खेर थे. सो उस टाइम पे 5 जजेस बेंच इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस मैटर को देखा था एंड देन डिक्लेयर द नल एंड वॉइड, फाइन, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, सो एक मेजर जो कन्फ्लिक्ट का इशू है उसको हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई से नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट की साइड से कोई भी पार्ट नहीं उस बेंच का, बिकॉज उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो अपॉइंट करती है हाई जुडिशरी में जजेस को, लाइक 1+4 की कॉम्बिनेशन है फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर दिस हायर कोर्ट वी हैव 1+2 दैट इज 3. सो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट की भी से हो इन जजेस की अपॉइंटमेंट में. सो दिस कुड बी द बैकग्राउंड्स एंड वेकेशन बेंच जो राइट है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ चीफ जस्टिस टू अपॉइंट. सो सीजीआई ने इन रिस्पॉन्स में, आई मीन डायरेक्टली लॉ मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट सीजीआई ने ये कहा कि इस बार कोई वेकेशन बेंच भी नहीं होगी. ठीक है, सो कंप्लीट शटडाउन, आई मीन कंप्लीट जो काम है पूरा बंद रहेगा. ठीक है, देयर वुड बी नो वेकेशन बेंच. ठीक है, कोई भी कैसा भी मैटर हो. सो दिस इज द इशू कि इनफैक्ट लॉ मिनिस्टर ने कहा कि छुट्टियां कम करनी चाहिए, बट सीजीआई ने क्या कहा कि वेकेशन बेंच भी नहीं होगी, जो कि आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि छुट्टी होने पे भी, आई मीन कोर्ट की छुट्टियां फिर भी कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं जिसमें जजमेंट पास करनी होती है, तो उनसे रिलेटेड कुछ जजेस को जो सीजीआई है वो अपॉइंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेकेशन बेंचेस. क्लियर सो फार? क्लियर है यहाँ तक? Okay, so give the heading what are court vacations. Let's start with the topic of the day. What are court vacations? But before that, remember, since we have inherited this parliamentary form of government from the UK only, United Kingdom, Britishers. So because of that, this even court vacation has a legacy of, you can say, the colonial legacy. ठीक है? Why? I mean how this is colonial legacy of vacation benches, because उस टाइम पे जो जजेस जब इंडिया में काम करते थे, they were the British judges. So जब भी यहाँ पे गर्मी होती थी वो छुट्टी मनाने इंग्लैंड चले जाते थे अपने होम टाउन. सो इसलिए वहाँ से एक ट्रेंड बना कि चलो जी वेकेशंस जो है वो दोनों टाइम पे होनी चाहिए. आई गर्मी होगी तो छुट्टी मनाने ठंडी जगहों पे जाएंगे. सो दैट्स वाई दे यूज टू गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस एंड देन साइमल्टेनियसली विंटर्स में कुछ जहाँ पे आई मीन ठंड के टाइम पे जहाँ पे उनके लिए सुटेबल प्लेसेस होंगे वहाँ पे. सो दैट्स वाई दो तरीके की छुट्टी जो है वो यहाँ पे प्रोविजन की गई, दैट इज समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन. जनरली विंटर वेकेशन. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द पॉइंट और द व्यू ऑफ लॉ मिनिस्टर. नाउ व्हाट द यू कैन से द ज्यूरिस्ट और यू कैन से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं, उनकी क्या व्यूज़ है. सो वन व्यू इज दैट जजेस इन रियलिटी और इन एक्चुअल सेंस दे आर नॉट ऑन वेकेशन बेसिकली, बट स्टिल क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होती हैं, इफ यू सी कुछ बड़े ही क्रिटिकल जजमेंट्स देने होते हैं कोर्ट को. सो जजेस क्या है कि इस ड्यूरेशन को बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग द जजमेंट्स. जो केसेस पेंडिंग हैं जिस पे जजमेंट्स आने हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ इफ यू सी कि देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस बीन लिस्टेड फॉर फाइनल जजमेंट. सो अगेन देयर माइट बी अ चांस ऑफ अगेन अ डेडलॉक बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल केसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के अगर फेवर में जाते हैं इट्स फाइन, अगर नहीं जाते सो बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी हैं. सो ऑफ कोर्स दिस जजमेंट्स वुड बी हैविंग वाइडर रेमिफिकेशंस, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, सो ये भी एक इशू है. सो यही कहते हैं एक्सपर्ट्स की जो छुट्टियां हैं होनी चाहिए, बिकॉज जजेस 10 to 6 काम करते 10 to 4 काम करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वर्क्स भी करते हैं एंड दैट इज ऑन रेगुलर बेसिस. एंड इनफैक्ट इसके अलावा सिर्फ जज ये तो कोर्ट में बैठते हैं, इसके अलावा उनको जजमेंट्स पढ़नी होती है, देन जजमेंट तो लिखते भी हैं. सो कंसिडरिंग ऑल दिस जजेस अराउंड इनफैक्ट वर्क्स फॉर अराउंड 10 to 12 आवर्स एवरी डे. ठीक है, सो इसलिए वेकेशन ज़रूरी है. ठीक है, सो दोनों आई मीन साइड्स के अपने अपने व्यूज़ हैं
और हमें हमेशा आंसर्स में रिमेंबर न्यूट्रल ही रह के चलना है, दोनों की व्यूज़ देनी है, हमें अपनी व्यूज़ नहीं देनी होती कि हाँ जी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन फॉलो द मिडल पाथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। दोनों साइड्स की जो व्यूज़ हैं उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, नॉट योर्स सोल व्यूज़, यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो चलो गिव द हेडिंग व्हाट आर द कोर्ट वेकेशंस, कोर्ट वेकेशंस नॉट सीवी करिकुलम वेटे नहीं, दैट इज कोर्ट वेकेशंस। सो व्हाट आर कोर्ट वेकेशंस? फर्स्ट पॉइंट, at present in Supreme Court we have around 193 you can say this working days, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं। एचसीज की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट्स की, फिर हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स की बात करें, इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट्स जहाँ पे सबसे पहले केसेस यही जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेंडेंसी भी इसी लेवल पे है ट्रायल कोर्ट्स पे। सो ट्रायल कोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास अराउंड 210 वर्किंग डेज जो हैं दैट इज फॉर दिस हाई कोर्ट्स वर्किंग डेज, एंड समवेयर 245 डेज आर द वर्किंग डेज फॉर ट्रायल कोर्ट्स, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि आउट ऑफ 365 डेज आवर सुप्रीम कोर्ट वर्क्स फॉर 193 डेज, हाई कोर्ट फॉर 210 डेज एंड देन 245 डेज, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स। Now, though Supreme Court appoints the High Court judges, but remember, in the matter of changing or amending the calendar related to vacations, High Courts have clear-cut jurisdiction. Means High Courts अपने जो calendar years हैं और calendar working days हैं उसको change कर सकती है खुद से, इसमें Supreme Court की सहमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ High Court is not bound by the rules and terms and conditions of the Supreme Courts, ठीक है। Supreme Court, sorry, High Courts are not bound by the in this matter rules and regulations of Supreme Court. Remember, High Courts have special privileges to amend their calendars as per their own wishes, not wishes per se, but yes, considering the all pros and cons. ऐसा कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। बिकॉज जब आपके एमसीक्यूज में जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें ऐसा आ जाता है कि नहीं, हमें लगता है कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इज कंट्रोलिंग द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कंट्रोलिंग द ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। आई मीन देयर आर सर्टन प्रोविजंस जहाँ पे एक जुडिशरी को दूसरे में, जैसे पीआईएल या हम जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रिट्स की बात करते हैं, सो ऑफ कोर्स इवन रिट्स में भी जो हाई कोर्ट्स की है पावर ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स जा सकते हैं वायलेशन के, बट यहाँ पे आप सिविल केसेस में भी जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू फाइंड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर having greater jurisdiction or more jurisdiction than compared to your what Supreme Court, ठीक है। चलो जी, सो वेकेशन बेंच की हम बात कर चुके हैं, हमने इसकी भी बात कर ली। वन थिंग क्लियरली आई मीन कीप इन माइंड कि छुट्टी का मतलब विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो, इट डजंट मीन कि कंप्लीटली शट डाउन है वर्किंग। नो, सीजीआई ऑलवेज अपॉइंट्स a vacation bench to take care of the matters of urgency or the urgent matters, ठीक है। वेकेशन बेंच की जहां तक हम बात करें तो वेकेशन बेंच आई हैव गिवन अ डिस्क्रिप्शन ब्रीफली। वेकेशन बेंच, ठीक है, फर्स्टली सीजीआई इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये सीजीआई की सोल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वी कैन से कि जो भी इश्यूज हैं आई मीन रिलेटेड टू द अर्जेंट मैटर्स ओनली, रिमेंबर डे टू डे मैटर्स यहाँ पे नहीं देखे जाते, ओनली अर्जेंट मैटर्स कुड बी लिस्टेड बिफोर सच बेंचेस ड्यूरिंग वेकेशंस, ठीक है, अर्जेंट मैटर्स ओनली, फाइन। फॉर एग्जाम्पल केसेस किस तरीके के हो सकते हैं, लाइक बेल्स, कन्विक्शंस, किसी को सज़ा सुनानी हो, किसी को बेल देनी हो ऑन अर्जेंट बेसिस, ठीक है, वो अपनी सज़ा काट चुका है। सो दिस केसेस आर बेसिकली गिवन द प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल अर्जेंट मैटर्स किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक द बेल्स, यू कैन से कन्विक्शन,
ठीक है. So such types of matters could be listed before the vacation bench is for hearing, सुनवाई के लिए. ठीक है. ठीक है. एंड इसमें एग्जाम्पल जो है मैंने एन जैक का इनिशियली दिया था, उसको हमेशा याद रखना क्योंकि उस बेंच में CGI भी थे, द देन CGI. ठीक है. सो इसमें और एग्जाम्पल आप अगर फर्दर वेकेशन बेंच की बात करें तो इसमें एन जैक इज द बेस्ट, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. सो एन जैक 2015 में बेसिकली 2014 में गवर्नमेंट बिल लेके आई थी, 2015 में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जज सुप्रीम कोर्ट ने. एंड वो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, रिमेंबर, इंक्लूडिंग द CGI हेडिंग द बेंच, इंक्लूडिंग CGI. ठीक है. सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल कि अब ये मैं एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ. एग्जाम्पल्स इसलिए हैं क्योंकि जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि having vacations in court, either summer or winter vacation, doesn't mean complete or vacations in entirety. Fine, but technically the courts are open for hearing the matters of urgency or the urgent matters, and CGI has this discretion to appoint a vacation bench. Bench could be of any type, be it single judge bench, division bench, or even you can give the example, you can quote here NJAC Constitutional Bench 2015. ठीक है, including the CGI. CGI is heading that bench. ठीक है. ठीक है. Then another example is triple talaq. काफ़ी I mean one of the most highlighted cases. So again दो examples आपने यहाँ से carry forward करना है. First you will NJAC. Remember दोनों ही cases में वेकेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग वेकेशंस, समर वेकेशन स्पेशली, ट्रिपल तलाक का जो इनकी जो जजमेंट थी वो भी, ये दोनों ही जजमेंट्स ईयर सिर्फ डिफरेंट है, दैट इज 2015, दिस इज 2017, बट द जजमेंट्स आर बोथ ऑफ समर वेकेशन, प्रोनाउंस ड्यूरिंग समर वेकेशन. एंड दोनों ही केसेस में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको जज वो किया था, प्रोनाउंस किया था इस जजमेंट को. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मीन्स 5 और मोर जजेस. ठीक है. 1 was CGI plus 4 more judges of Supreme Court. ठीक है, during that time. Fine. So these are the two best examples you can quote in order to substantiate your answer or to when you are writing for in the favor of vacations. We need to write both favor and against. Now so we have discussed the general overall scenario, how the things goes on during vacations. So now let's focus on the technical points, related to the this, you can say the legal provisions or the constitutional provisions, because these are more important, because at least things should be mentioned somewhere. ठीक है, कोई ग्राउंड होना चाहिए अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो. सो लीगल प्रोविजंस क्या है इसके पीछे, वेकेशंस, कोर्ट वेकेशन के पीछे. सो जो रूल 6 है, ऑर्डर सेकंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, जो रूल 6 है, अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ द ईयर 2013, सुप्रीम SC रूल्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए थे खुद के लिए इन 2013, तो रूल 6 जो उसमें है, दैट इज टॉक्स अबाउट अ डिवीजन बेंच अपॉइंटेड बाय, टॉक्स अबाउट CGI अपॉइंटिंग अ डिवीजन बेंच, जजेस 2 और कंप्राइजिंग मिनिमम ऑफ 2 जजेस, डिवीजन बेंच, दैट्स वाई द नेम डिवीजन. ठीक है, डिवीजन बेंच. So the rule mentioned about that CGI is appointing a division bench for hearing of matters of this hearing the urgent matters during court vacation. ठीक है, fine. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही जज, बट हॉलीडेज के टाइम पे जब भी कोर्ट्स बंद है उस टाइम पे CGI में अपॉइंट इवन अ सिंगल जज बेंच
और डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग 2 जजेस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इश्यूज रेज हो जाए उस टाइम पे, देन इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एज वेल. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ डिवीजन बेंच ही, कोई भी बेंच हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट आर द इश्यूज? फाइनली वी आर कमिंग टू द इश्यूज. क्या है? आई मीन जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कही कि नहीं छुट्टी नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि कम होनी चाहिए. छुट्टी तो होनी चाहिए बिकॉज लॉ मिनिस्टर साहब भी छुट्टी लेते हैं, तो छुट्टी तो सबके लिए होनी चाहिए बट कम होनी चाहिए. सो विल सी कि कुछ कमिटीज़ भी इससे रिलेटेड है. पहले की छुट्टी ज़्यादा होती थी, अब कम की गई है, बट और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ सुधार किया जा सके. सो अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स यू कैन से. सो नेगेटिव जो भी होंगे वो गवर्नमेंट की व्यूज़ होंगी जनरली. आई मीन दैट्स वाई नेगेटिव वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंस ऑफ कि दैट पार्टी इज अगेंस्ट द वेकेशंस. पॉजिटिव मीन्स इन फेवर ऑफ वेकेशंस. सो ये जनरली कोर्ट की या एक्सपर्ट्स की व्यू हो सकती है, स्पेशली जुडिशियल एक्सपर्ट्स की यू कैन से. ठीक है, जो उसके फेवर में बात करेंगे. सो विल सी फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ एंगल्स. सो फर्स्टली अगर हम इस व्यू की बात करें, ठीक है, इश्यूज की बात करें कि क्या इश्यूज हैं. सो ऑफ कोर्स इट वुड बी कंसिडरिंग द द पेंडेंसी, कंसिडरिंग द amount of pendency of cases, it would be inconvenient for the justice seekers, because जब भी वेकेशन होती है, लॉन्ग वेकेशंस, तो इन वेकेशंस के टाइम पे जो रेगुलर मैटर्स हैं उनको रेगुलरली जो हियरिंग होती है उनसे फिर उस पर उतने टाइम के लिए लगा लो कि उनकी भी वेकेशन होगी, उनकी भी छुट्टी होगी. ठीक है, क्योंकि सिर्फ अर्जेंट मैटर्स इस टाइम पे लिस्ट किए जाते हैं. ठीक है, लिस्टिंग होती है बेसिकली केसेस की हियरिंग के लिए. ठीक है, so of course it's not convenient for the justice seekers, the first point you can say. Second point could be pendency वाली बात कर सकते हो आप, not good for justice seekers. Second could be the point of pendency कि it's not good to have this much long vacations, considering the pendency of cases, considering around 55,000 of cases pending in the Supreme Court itself, and overall across the judiciary अगर हम बात करें, it's more than 3 crores of cases pending in the Indian judiciary today. So of course this is not good one. I mean उसको कम कर सकते हैं. पेंडेंसी की बात हो गई. जस्टिस सीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली. देन इट कैन बी यस, इनिशियली आई गेव यू द एग्जाम्पल कि ये जो लेगेसी है दैट इज़ अ कॉलोनियल लेगेसी, बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिश जजेस जो थे वो सर्दियों में चले जाते थे अपने यहाँ, एंड गर्मियों में अपने यहाँ जाते थे, एंड सर्दियों में भी कहीं शिमला चले जाते थे. तो इस वजह से उन्होंने एक ये ट्रेंड सेट कर दिया कि छुट्टी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. ठीक है, रिलेटेड टू कि वेकेशंस होनी ही चाहिए. सो यू कैन से कि इनकॉन्ग्रुअस है, और इट्स नॉट इन वैलिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इसकी वैलिडिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है. ठीक है, सो यू कैन से कि दिस इज नॉट इनकॉन्ग्रुअस विद यूरोपियन प्रैक्टिसेस. यू कैन से कि जो यूरोपियन प्रैक्टिसेस के लिए वैलिड है दैट इज नॉट वैलिड फॉर इंडिया. यू कैन से, ठीक है, बिकॉज समर ब्रेक परहैप्स बिगिन बिकॉज ऑफ यूरोपियन जजेस, एंड वाई सो, बिकॉज इंडियन जो I mean, अभी तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस टाइम पे शायद इतनी गर्मी ना होती हो, बट फिर भी इंडियन जो वेदर और जो समर होती थी उनके लिए काफ़ी हॉट होती थी उस टाइम पे. आई मीन द वे दे यूज टू परसीव, सो दैट्स वाई दे यूज टू टेक वेकेशंस. सो इट माइट बी कि ये पॉइंट जो है ये वैलिड ना हो, और ये आज के समय में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद इतना सच ना हो. ठीक है, सो अगेन दिस पॉइंट इज नॉट इन सिंक विद द इंडियाज सिनेरियो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भी यू कैन से कि विंटर ब्रेक क्रिसमस मनाने के लिए छुट्टी ले कर ली, बट ऑफ कोर्स आई मीन बिकॉज दे आर द क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशंस, यूके एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस,
बट वी आर नॉट सो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट हाउ मच जजेस वी हैव फ्रॉम दिस कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ऑल. सो सबकी अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन सिंक विद द इंडियाज यू कैन से प्रैक्टिसेस और द ईथोस. ठीक है, फाइन. सो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अब हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं और क्या कुछ स्टेप्स ली गई है. उसमें कुछ एक मैलीमत कमेटी भी है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आई मीन. सो वे फॉरवर्ड हम क्या दे सकते हैं? इश्यूज की तो हम बात कर ली, बट इशू सबको पता है. व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस? रिमेंबर आई स्टार्टेड दिस होल डिस्कशन विद द इशू ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है, सो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बार बार रेज करती है, इस इशू को. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू हैव से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं से आ जाता है कि दिस इशू इज नॉट लाइकली टू बी सॉल्व्ड until and unless a new system in place of collegium, a new system in place of collegium is not coming up. ठीक है, जब तक एक न्यू सिस्टम कॉलेजियम को रिप्लेस करके कोई भी सिस्टम हो उसमें गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन ना हो, एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन ना हो, तब तक ये इश्यूज ऐसे ही चलते रहेंगे. ठीक है, बिकॉज आप जब फ्रस्ट्रेशन निकालते हो किसी से तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब तक सामने वाला ठीक ना कर ले तब तक तो फ्रस्ट्रेशन होती है. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट. ठीक है, सो क्या पीछे अगर हम देखें तो क्या कभी इस चीज़ को ठीक करने के लिए आई मीन रिलेटेड टू दिस थिंग्स क्या कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए? तो येस, द आंसर इज येस. इन 2000 द बिगिनिंग ऑफ मिलेनियम, सो 2000 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया जस्टिस मालीमत कमेटी. जस्टिस मालीमत, MALIMATH, जस्टिस मालीमत. ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मालीमत कमेटी. जब भी जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड बात होगी तो इस कमेटी का नाम आएगा ही आएगा. सो इन 2000 जस्टिस मालीमत कमेटी वाज सेट अप और अपॉइंटेड फॉर गिविंग रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द जुडिशियल रिफॉर्म्स. ठीक है, नॉट आई मीन, और अगर हम स्पेसिफिकली और बात करें तो इंडियन जिस क्रिमिनल सिस्टम यू कैन से और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसके रिलेटेड ये कमेटी बनी थी कि क्रिमिनल जस्टिस जो इंडिया में है उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए. इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सो दिस कमेटी वाज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस. ठीक है, फाइन. सो इनकी कुछ रिकमेंडेशंस भी होगी, जैसे कि हर कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं. तो जस्टिस मालीमत कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. आई सेड कि एक व्यू होती है कि खुद अपनी व्यूज़ प्रेजेंट कर देना, जो हम सोचते हैं लिख दिया. एक होती है कि व्यूज़ में भी हो, आपकी व्यूज़ सिंक में हो किसी कमेटी के व्यूज़ के साथ, बट आपने उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया है एक ऑथेंटिक स्टैट्स के साथ और यू कैन से एक कमेटी के साथ. ठीक है, जो कि एक काफ़ी हाईलाइटेड एंड इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ रही हैं. सो ऑफ कोर्स दिस आई मीन देयर इज अ चांस दैट यू कैन फेच बेटर मार्क्स. ठीक है, सो जस्टिस मालीमत कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, इन्होंने कहा कि जो पीरियड ऑफ वेकेशंस है इसको रिड्यूस कर देना चाहिए बाय 21 डेज. दिस इज अ पीरियड ऑफ वेकेशंस, कोर्ट वेकेशन की बात कर रहे हैं. सो पीरियड ऑफ जो वेकेशन है दैट शुड बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच? 21 डेज. 21 डेज. ठीक है, और वी कैन से 3 weeks. One and same thing. ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशंस इन द ईयर 2000. विल सी कि क्या इस पे फॉलो किया गया, इसको अप्लाई किया गया या नहीं. ठीक है, कंसिडरिंग तो इन्होंने भी यही बात कही कि वेकेशंस इसलिए कम करनी चाहिए क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ. ठीक है, सो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो ये है अपनी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट द SC शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 206 days. 206 days. ठीक है, एंड हाई कोर्ट शुड वर्क फॉर
1231 days. अभी प्रेजेंट कितनी है 193 समथिंग, यस 193, ठीक है. सो हाई कोर्ट्स को एटलीस्ट इतनी दिन ऑन एनुअल बेसिस काम करने चाहिए, शुड बी द वर्किंग डेज, ठीक है. सो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट एज वेल. देन लॉ कमीशन जो हमारा है, ऑफ कोर्स लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमिटी इज योर जस्टिस मैलीमथ कमिटी. द सेकेंड वुड बी रिलेटेड टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. तो लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन इन इट्स 230th रिपोर्ट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरी रिपोर्ट, बट ऑफ कोर्स अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स फार बेटर. 230th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम. सो ये जो रिपोर्ट है ये द ईयर 2009 की, रिमेंबर जो कमेटी थी जस्टिस मैलीमथ कमेटी, दैट वाज ऑफ द ईयर 2000, बट दिस इज ऑफ द ईयर 2009, ठीक है. सो अगेन इसने भी यही कहा कि कंसीडरिंग स्टैगर्ड और स्टैगरिंग एरियर्स क्या होते हैं? अगेन पेंडेंसी, ठीक है. सो कंसीडरिंग द स्टैगरिंग और कंसीडरिंग द यू कैन से द ह्यूज एरियर्स बैकलॉग्स, वेकेशन जो है मस्ट बी curtailed by at least 10 to 15 days. 10 to 15 days. So जस्टिस मैलीमथ कमेटी ने बात की थी कि एटलीस्ट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 21 days, और इसने बात की शुड बी रिड्यूस्ड बाय समवेयर 15 days, यू कैन से 2 weeks, ठीक है. एंड उन्होंने बात की 3 weeks की. एंड एक और बात कही कि वर्किंग आवर्स जो है उसको भी एक्सटेंड किया जाए बाय एटलीस्ट हाफ एन आवर, ठीक है. सपोज अगर कोर्ट की फंक्शन की जो वर्किंग आवर्स है दैट इज 10 to 4 है, तो उसको 4:30 किया जाए, ठीक है. सो दो इस रिपोर्ट की प्राइम ये रिकमेंडेशंस थी. फर्स्ट इज योर रिड्यूस की जाए बाय 10 to 15 days द कोर्ट वेकेशंस, एंड सेकेंड इज टू एनहेंस द वर्किंग आवर्स बाय एटलीस्ट 30 minutes और हाफ एन आवर, ठीक है. फाइन. तो ये दो मेजर रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन की है 2009 230th रिपोर्ट, ठीक है. सो क्या इस पे कुछ अमल भी किया गया कि बस इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया? तो नहीं, इस पे एक पॉजिटिव स्टेप हमें देखने को मिला फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. एंड सुप्रीम कोर्ट इंडीड रिड्यूस इट्स वर्क दिस वेकेशंस बाय 3 weeks, बिकॉज अर्लियर जो वेकेशंस होती थी वो 10 weeks की होती थी. नाउ द वेकेशंस, समर वेकेशन की बात करूं, दैट इज फॉर 7 weeks, ठीक है. सो ऑफ कोर्स रिडक्शन ऑफ 3 weeks, दैट इज इन सिंक विद द रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस मैलीमथ कमिटी, ठीक है. सो ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव्स. पोस्ट कमिटीज रिकमेंडेशंस, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेड इट, ठीक है. फाइन. सो वी कैन से कि यस, बात ही नहीं की गई, इम्प्लीमेंटेशन भी हुई उसकी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, ठीक है. आप पॉजिटिव्स में ये चीज़ें डालोगे, जस्टिस मैलीमथ कमेटी की रिपोर्ट, देन लॉ कमीशन की रिपोर्ट ऑफ कोर्स, एंड जस्टिस मैलीमथ कमेटी की जो रिकमेंडेशन को जो इम्प्लीमेंट किया कोर्ट ने, इसको पॉजिटिव भी डाल सकते हो प्रोज में. एंड कॉन्स में अगेन आप लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस है कि हाँ भाई स्टैगरिंग एरियर्स हैं. अगेन जस्टिस मैलीमथ कमेटी भी यही कहती है कि पेंडिंग केसेस हैं, सो कंसिडरिंग द ह्यूज पेंडेंसी जो वेकेशन से उसको रिड्यूस की जाए, एंड इनफैक्ट रिड्यूस की भी गई बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस, ठीक है. सो दीज आर ऑल, I mean this is all about as far as this topic is concerned. If you have any queries so far, whatever you've discussed, you can go ahead. Any questions so far? Yes, anybody? Any doubt anywhere? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कोई डाउट? ओके, चलो सेकेंड टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे आज, दैट इज सेकेंड टॉपिक जो हम बात करेंगे दैट वुड बी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर.
Regenerative agriculture. Any idea, anybody? What is regenerative agriculture? Or what you understand by regenerative farming, you can say? Any idea? Anyone? Yes? Any idea, anyone? Yes or no? चलो मौन व्रत है तो भी ठीक है. सो व्हाट हैपन कंसिडरिंग, पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन द डेकेड्स ऑफ और द ईयर्स ऑफ, एनीबॉडी एनी आइडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वर्ड्स तो आप लोगों ने सुनी होगी. उदिता, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? Udita is there? Yes? और कौन है? कनिका? What is green revolution? Green revolution is related to the development in the agriculture field, like use of highly varieties of. Okay. क्यों, जरूरत क्यों पड़ी थी इसकी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? Of course we used HYV seeds as inputs, ठीक है. इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी इंडिया को, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? I mean, is there any side effects, or the pros and cons both could be there? So what, any idea, anybody? Any point? Kanika, in which year we launched this, or in which you can say decades even we introduced this green revolution in India? Yes, any other person, anybody? In the decades of 1960s. ठीक है, the earlier years, I mean the earlier years of 1960, somewhere 1963, 64, ठीक है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की हम तभी फ़ायदा बात करेंगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता हो बैकग्राउंड. बिकॉज बैकग्राउंड ग्रीन रेवोल्यूशन के हमें प्रोस तो देखने को मिले, पॉजिटिव्स हमें देखने को मिली कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए. ठीक है, पहले हम वी जस्ट हैड शिप टू माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द दिस इंपॉर्टेंट फ्रेजेस कि इंडिया हैज जस्ट कंडीशन टू हैव शिप टू माउथ, बिकॉज इसलिए कही गई क्योंकि हम यूएस से इंपोर्ट करते थे द पीएल, अंडर पीएल 480 प्रोग्राम के अंडर हम वीट इंपोर्ट करते थे यूएस से, एंड दैट वाज फ्रॉम शिप टू माउथ ओनली, बिकॉज जितना इंपोर्ट किया उसको हम कंज्यूम भी कर जाते थे. ठीक है, सो वी आर नॉट सेल्फ sufficient, you can say, in our cereals production that time in the 1960s, before 1960s, if you can say from the years of independence to 1960s, उससे पहले भी फेमाइन बहुत ज़्यादा होती थी. तो ऑफ कोर्स, बट अगर इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिपेंडेंस टू 60s, आई मीन द अर्लियर ईयर्स ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, वन ऑफ द इश्यूज. ठीक है, इसलिए फेमाइन के केसेस भी हमें ज़्यादा, I mean, famine became this frequent occurring phenomena. So green revolution, इससे no doubt HYV seeds, of course, इसमें high yielding variety seeds यूज हुए, इसमें more of irrigation, I mean inputs तो यूज हुए. इसका पॉजिटिव ये हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए इन सीरियल्स प्रोडक्शन, स्पेशली wheat and rice. सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ सफिशिएंसी, आज हमारे पास इतना अनाज है कि हम खुद को सस्टेन कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को. ठीक है, बट नेगेटिव क्या हुआ? एनी आइडिया, एनीबॉडी? एग्जैक्टली, जब आप फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, आपने इरिगेशन, आपने पानी इतना यूज करना स्टार्ट कर दिया, सो ऑफ कोर्स
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो गई, सॉइल को हमने कंटामिनेट किया, देन यस वाटर को भी किया, शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर यू कैन से, एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हमने स्टार्ट कर दी, देन ऑफ कोर्स वी यूज्ड यू नो दिस पेस्टिसाइड्स द केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन लार्जर स्केल, सो ऑफ कोर्स उसका भी हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. So considering all these things and considering the present scenario of Indian farming this sector, India's agriculture, you know, currently, so we have lots of issues. You might be aware of the terms like natural farming, zero budget farming. So why we are talking about such things? What are the I mean, why we need to think about these things, natural farming or zero budget farming? जो हमारी करंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं क्या वो सस्टेनेबल नहीं है? ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और यू कैन से सुहास पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है. वेलकम टू ऑल दिस थिंग्स, बट फर्स्टली हमें समझने की ज़रूरत है कि हम रीजनरेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं इन फर्स्ट प्लेस. ऑफ कोर्स देयर वुड बी समथिंग यू नो सम इश्यूज और द प्रॉब्लम्स विद द करंट यू नो द सिस्टम, द करंट प्रैक्टिसेस, then only we need a reformed system or the better system, ठीक है. इसलिए हम रीजनरेशन और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग द नेगेटिव्स और द साइड इफेक्ट्स ऑफ योर व्हाट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. सो आई होप बैकग्राउंड इज क्लियर दैट व्हाई वी नीड दिस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है. रिमेंबर एक रिपोर्ट है यूएन की, सो यूएन की एक रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. यूएन की रिपोर्ट, यूएन यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. अगर हम इसकी बात करें, बिकॉज वी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट्स विद सम ऑथेंटिसिटी ऑलवेज, ठीक है, in order to better substantiate our points. So World Water Development Report में even ये कहता है कि India is the biggest in the world and not just in South Asia but biggest extractor of groundwater, remember, and we extract around quarters of world's extraction, ठीक है, quarters of world's extraction, and out of this extraction of equivalent to quarters, around 90% of this water is being used in agriculture, is used for agriculture, ठीक है. So you can understand how much we are extracting. I mean, it's not some resources are never unlimited, ठीक है, and that's why we are saying कि जो ground जो एक कुछ साल पहले तक जो ग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन थी वो इतनी ज़्यादा उसकी लेवल नीचे नहीं गई थी जितनी आज चली गई है, ठीक है. सो ऑफ कोर्स अगर आप निकालते जाओगे पानी तो कम तो होगा. सो दिस इज यू कैन कंसीडर वन ऑफ द फैक्ट्स. सॉइल फर्टिलिटी की ऑलरेडी वी हैव बात कर चुके हैं, यस, वाटर की बात कर चुके हैं. एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है यूएन की, एंड दैट इज द यूएन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट. यूनाइटेड नेशंस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट. व्हाट इट सेज. सो अगेन ये रिपोर्ट भी कहती है कि इफ इंडिया वांट्स टू यू नो हैव अ सस्टेनेबल agricultural practices in order to feed its undernourished population, which is around staggering 2 to 5 million, approximately 2 to 4.5, 2 to 5 million. I mean somewhere around 22.5 crores out of 140 crores, ठीक है. So अगर हमें इस पॉपुलेशन जो अंडर नरिश पॉपुलेशन है, या बहुत ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ठीक है. So if we want to you know nourish them, the undernourished population of 22.5 crores of Indians, then of course we need to work in harmony with the nature or the natural resources, you can say, ठीक है, be it soil and water, ठीक है.
सो दीज आर इवन कि जो हमारे फार्मर्स हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि इन सब बैकग्राउंड्स को देखते हुए, इन सब बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करते हुए हमारे जो फार्मर्स हैं या जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन नेचुरल बजट फार्मिंग्स और नेचुरल फार्मिंग्स यू कैन से, और इवन द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और रीजनरेटिव फार्मिंग, ठीक है, जहाँ पे कि हम लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, मोर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, केमिकल को कम करें, ऑर्गेनिक चीज़ों पे शिफ्ट करें, नेचुरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहांस बोथ द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी, नॉट जस्ट क्वांटिटी, ठीक है। जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल विटामिन्स एंड ऑल चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज उसके लिए भी सप्लीमेंट लेना पड़े तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलो, सो नाउ गिव द हेडिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। व्हाट इज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर? आई होप till now you might have the idea of what regenerative farming or agriculture is all about, ठीक है। so now give the heading what is regenerative agriculture। regenerative agriculture, regenerative farming we can say। now write down regenerative agriculture is a holistic farming system, is a holistic farming system that focuses on, जो हमने बात की अभी तक उसी पे फोकस करता है, that focuses on soil health, then food quality, biodiversity, water quality or the conservation of water, by reducing the use of chemical fertilizers and pesticides, integrating livestocks with farming, the farming or the agriculture, ठीक है, full stop। so what are the principles or the the core this points of this regenerative agriculture? so कुछ principles होंगे इसके। so what are those principles? so अगर हम principles की बात करें तो जो भी हमने नेगेटिव पॉइंट्स हमने एग्रीकल्चर साइड इफेक्ट्स देखे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के, एंड जो भी अभी तक इश्यूज हैं रिलेटेड टू वाटर, सॉयल, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, सो इसी पे मेजरली फोकस है। सो फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग सॉयल infertility, you can say minimizing soil infertility or improving the soil's fertility, simple write down, improving soil's fertility or enhancing the soil's fertility, ठीक है। second, diversifying crops to replenish nutrients, इसका एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पंजाब एंड हरियाणा की ही बात करें एंड एमपी एज वेल, बिकॉज दीज 3-4 स्टेट्स आर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ आवर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, यू कैन से। एट द सेम टाइम बिकॉज वीट एंड राइस की जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में इन 4 स्टेट से, सिर्फ इन 4 स्टेट से अराउंड 60 to 70% ऑफ प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है,
ठीक है। सो दीज आर मेजर बेनिफिशरीज। रिमेंबर, जब भी कोई चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, जब भी समवन इज देयर कि हाँ अगर आपको कुछ नहीं बनता तो आई एम देयर टू हेल्प यू टू ओवरकम दोज थिंग्स, of course you will be doing it at abundant or the larger scale without caring about its side effects. So this is what the current things going on in Punjab and Haryana, especially if you consider. अगर पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो यू कैन से कि मेजरली जो प्रोडक्शन हो रही है आज के टाइम में दैट इज ऑफ पैडी, बेटर टू राइट पैडी नॉट राइस, पैडी एंड wheat. Why so? Because farmers are getting MSPs, they are getting guaranteed price and guaranteed procurement by the government. That's why they are producing more and more of wheat and rice. And it's not the case that Punjab happened to be such state since beginning. No, earlier it used to produce lots of diversified these crops and not just wheat and rice. This scenario we see after the Green Revolution. ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस पैडी एंड व्हीट production at a larger scale, we are losing on whatever side effects of green revolution we have discussed shortly, briefly. So of course soil fertility आप देख सकते हो क्या लेवल है, वाटर एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हो पंजाब में किस स्तर पे है, इनफैक्ट nutrients, quality of produce क्या है, I hope you all are aware. So wheat and rice की जगह पे हमें डाइवर्सिफाई करनी है। जैसे इंडिया को भी अगर ओवरऑल देखो तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन दिस थिंग्स, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। स्पेशली अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, नॉट एट ऑल। वी इंपोर्ट, we are the largest importer and consumer of this edible oil in the world in fact, and हम उतना ही प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही हम इंपोर्ट भी करते हैं इनफैक्ट। सो ऑफ कोर्स, सो वी नीड टू, व्हाट डज इट मीन, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर क्रॉप प्रोडक्शन, शिफ्टिंग फ्रॉम जस्ट पैडी एंड व्हीट टू edible oils, to cereals, to other cereals like pulses in fact, of course even pulses में भी हम we are one of the largest consumer and importer in the world, though we produce pulses but not that much that we can be called as self sufficient. No. So क्या सिर्फ पैडी एंड व्हीट से काम चल सकता है? No, we need other things as well. ठीक है। So this diversification is, that's why one of the principles of regenerative agriculture. जो अभी तक प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो हम उसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर नहीं कह सकते। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड टू बी रीजनरेटिव फार्मिंग, बिकॉज फिर फायदा क्या अगर उन्हीं चीज़ों को पकड़ के चलना है तो। गेटिंग दैट? सो द सेकेंड प्रिंसिपल इज डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफाइंग द क्रॉप्स। ठीक है। द थर्ड प्रिंसिपल इज टू रिटेन द सॉइल कवर। सॉइल कवर जो है, बिकॉज द टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल वन, बट ड्यू टू व्हाट, इरोजन एंड ऑल, जो इसकी लेयरिंग है, टॉप लेयरिंग, वो क्या होता है, जो टॉप लेयरिंग है वो जो सॉइल की कवर है वो क्या होता है, विंड के साथ यू कैन से और वाटर के साथ वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो अगेन इसकी कवरिंग जो है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है उसको हमें रिटेन करने की जरूरत है, उसके लिए हमें सॉइल को कवर करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंटीग्रेट लाइव स्टॉक, इंटीग्रेट लाइव स्टॉक विद फार्मिंग। इसके बेनिफिट क्या है? बिकॉज लाइव स्टॉक से आप नेचुरल मैन्योर ले सकते हो, नेचुरल मैन्योर्स लाइक काउ डंग एंड ऑल, नेचुरल मैन्योर्स और द फर्टिलाइजर्स यू कैन से। ठीक है, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है। सो इन सब का फायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? सो ऑफ कोर्स इससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी,
बिकॉज अगर हम सॉइल हेल्थ को कंसीडर करके चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन फ्यूचर। ठीक है, इनफैक्ट इस पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए हम अगेन यूएन की एक एजेंसी है उसको कोट कर सकते हैं, UNFAO, इसकी रिपोर्ट्स भी आती हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इट सेज दैट हेल्दी सॉइल हेल्प्स इन बेटर वाटर स्टोरेज। सो अगर सॉइल हेल्दी हो करते हैं, हम सॉइल को हेल्दी करते हैं, सो हेल्दी सॉइल्स रिजल्ट इन बेटर वाटर स्टोरेज, मीन्स बेटर वाटर स्टोरेज, बेटर वाटर स्टोरेज। बेटर वाटर स्टोरेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व द हेल्थ, आई मीन द सॉइल हेल्थ, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, अगर सॉइल्स हेल्दी हैं तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा इरिगेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सॉइल्स हेल्दी हैं तो ऑफ कोर्स सॉइल हेल्दी है तो इतना पानी नहीं चाहिए जितना कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी कैन सेव ऑन वाटर एज वेल, कंजर्व वाटर एज वेल, ठीक है। देन एफिशिएंसी जो है वाटर यूज़ की उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। देन एनर्जी कंजर्वेशन, हाउ एनर्जी यूज किस में होती है? सपोज इरिगेशन के लिए हम पंप यूज करते हैं, सो ऑफ कोर्स दैट पंप इज रनिंग कंज्यूमिंग एनर्जी, माइट बी इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो कंजर्व एनर्जी बाय मिनिमाइजिंग ऑन द नीड ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग द इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन, तो हमें इसको चलाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली वी आर कंजर्विंग एनर्जी एज वेल, ठीक है। सो दिस इज इन जनरल वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। नाउ आफ्टर टॉकिंग दिस मच, where we stand today, I mean, are we able to take certain initiatives in this for this purpose, regenerative agriculture? So what are the steps taken by the government so far? This becomes important, steps taken by government of India so far, GOI, ठीक है। So number 1, the first is the National Project on Organic Farming, the National Project on Organic Farming, NPOF, National Project on Organic Farming. This project is going on since 2004, on experimental basis, and this is conducted by ICAR, that is Indian Council of Agriculture and Research, ICAR। alongside this, ICAR के साथ और कौन सी एजेंसी है? The other agency associated with ICAR is, in collaboration with ICAR is Indian Institute of Farming System, Indian Institute of Farming System and Research, FSR। ये है आपकी मेरठ में, MERRUT, मेरठ, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। ICAR एंड IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। सो ये दोनों एजेंसी मिलके इस एक्सपेरिमेंट को रन कर रही हैं, ठीक है, सिंस 2004, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड, आई मीन द पॉजिटिव वन। देन द सेकंड इज SRI, that is System of Rice Intensification, SRI, the recent initiatives, ठीक है। System of rice, write down system of, or you can write down systematic rice intensification, systematic rice intensification। It is simply a method, जिसमें क्या करते हैं, जो सीड्स हैं उसको नॉर्मली अगर हम एक सीड यहाँ लगा रहे हैं अगर खेत में, सो फील्ड में अगर हम यहाँ पे प्लो कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इसमें डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इसको हटा के हम एक सीड यहाँ पे लगाते हैं तो दूसरी हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका
जो स्पेसिंग है दो सीड्स के बीच में उसको हम एनहांस कर देते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं बेसिकली इंटेंसिफिकेशन में, ठीक है, फाइन। एंड अलोंगसाइड दिस वी आल्सो यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो दो काम किया जाता है इसके अंदर सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन में। वर्ड इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस को हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, राइस को इंटेंसिफाई किस सेंस में करेंगे, ऑफ कोर्स उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करके, क्रॉप जो आउटपुट यील्ड जो है उसको बढ़ा रहे हैं एक्चुअली हम। सो उसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं, एक तो हम स्पेसिंग ज़्यादा दे रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा कर रहे हैं दो सीड्स के बीच में, और दूसरा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दो तरीकों से हम राइस को इंटेंसिफाई, राइस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंटेंसिफाई कर पाएंगे, ठीक है। द थर्ड वन इज zero budget natural farming. Third is, I was talking about this. So this zero budget natural farming, ZBNF, इसको हम सुभाष पालेकर, ये नेम याद रखना, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ को हाईलाइट किया, इंट्रोड्यूस किया बेसिकली। ही इज नोन एज द दिस सुभाष पालेकर, यस, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को हम बोलते हैं। नाउ अगेन फोकस ऑन द कीवर्ड्स, जीरो बजट। सो जीरो बजट कैसे हो सकता है, ऑफ कोर्स जीरो बजट तो नहीं होगा, बट कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। हाउ सो, इट बेसिकली एम्फेसाइजेज और फोकसिंग ऑन, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो फोकस है दैट इज ऑन इन हाउस इनपुट्स, यू कैन से, जो हमें एक आम किसान को उसके घर से मिल जाए। अगर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन उसके पास है तो वहाँ से वो मैन्यूअर्स लाइक काउ डंग, काउ यूरिन एंड ऑल यूज़ करके एज अ ऑर्गेनिक मैन्यूअर यूज़ कर सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल क्रॉप रेजिड्यू, जो हम क्रॉप की फाइनल प्रोडक्शन के बाद फाइनल जो रेजिड्यूज बच जाते हैं उनके, तो उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक जो पैडी की हस्क है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कवरिंग द व्हाट, द सॉइल, जिसकी हमने बात की है कि टॉप लेयर जो सॉइल की है वो वेदरिंग के थ्रू डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काउ डंग हो सकता है, यूरिन हो सकता है, एंड इन फैक्ट वी कैन ऑल्सो हैव दिस व्हाट, fruits wastage, I mean waste vegetables, fruits and all. So we can use in-house inputs for under this zero budget natural farming. That's why it is called zero budget, means we are reducing the cost, we are basically cutting the cost by using the in-house or whatever जो भी घर में है उसी को as an input use करके, ठीक है। बाहर से हम chemical fertilizers purchase नहीं कर रहे हैं, so somewhere we are reducing the cost of production, ठीक है। Next and important is Samaj Pragati Sahyog. This is a NGO. Samaj, this is not the steps undertaken by government comes under this, but this is Samaj Pragati Sahyog. Sahyog is an NGO which is undertaking this taking care of basically the natural farming, promoting you can say the natural methods of farming, ठीक है, in order to control the pests and the use of chemical fertilizers, ठीक है। समाज प्रगति सहयोग, it's basically a grassroots organization you can say, or the NGO which is promoting natural methods to control agricultural pests by composting, COMPOSTING, composting and recycling of crop residues by using organic manures in place of chemical fertilizers, ठीक है, like by using this cattle urine, dung
एटसेट्रा, ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन और द NGO इज प्रमोटिंग द नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री, ठीक है. फाइन. सो दैट एंड्स आवर सेकेंड टॉपिक. The third topic is, if you have any doubt whatever we've discussed related to second topic like regenerative agriculture, you can ask or we can move ahead with the next topic, and that topic is, let me underline, little bit technical from economics, recession and yield curves. Recession and yield curve, बॉन्ड, रिसेशन, रिटर्न्स, एल्ड्स, ये इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको जनरली ये मिल जाता है सुनने को. सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. सब कुछ छोड़ के जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फर्स्ट, ठीक है. सो बस एक बार समझ आ गई तो ये ईजी हो जाएगा, एंड फिर आगे से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा भी आएगा. चीज़ें कहीं भी इस तरह की वर्ड्स अगर आपको मिलती हैं लाइक बॉन्ड्स, ट्रेजरी, यील्ड्स, गिल्ड्स, रिसेशन, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स फोकस वन बाय वन ऑन दिस. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द रिसेशन. सो आप लोगों को ये आइडिया अबाउट रिसेशन, व्हाट इज रिसेशन? यस, एनी क्लू, एनी आइडिया, एनी गेस? I mean, most of the world's developed countries especially are facing this issue of the crisis of recession, recessionary crisis. So of course I think ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी है, तो आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा भी होगा. So what is recession? What do you understand by recession? How do you define it? Any idea, anybody? Yes? Any idea? नहीं है किसी को कोई आइडिया? कोई बात नहीं. ठीक है. सो इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेशली अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, डेवलप्ड में भी अगर पर्टिकुलरली हम यूएस की बात करें, तो यूएस इज अंडर दिस फियर ऑफ रिसेशन एज द न्यू ईयर अप्रोचेस. ठीक है. वाई सो, क्यों है? इसमें एक यील्ड जो की इशू जो इसमें है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ ट्रेजरी यील्ड्स. इन्वर्जन, कुछ भी इन्वर्ट हो जाना है. इन्वर्जन क्या होता है? उल्टा हो जाना. ठीक है. पहले अगर वो पॉजिटिव में था तो अब रिवर्स हो गया, इन्वर्स हो गया. ठीक है, इन्वर्जन. सो हम इसके बारे में बात करेंगे. यील्ड कर्व्स की बात करेंगे, इन्वर्जन ऑफ यील्ड्स की बात करेंगे, इन्वर्जन. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रिसेशन, बिकॉज रिसेशन जो है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस मेजर हैपनिंग्स इन द इकोनॉमी. ठीक है. चलो, so give the heading, what is recession? What is recession? So recession क्या होता है? recession ये है कि ओवरऑल अगर आउटपुट आपकी इकोनॉमी की, ठीक है, 2 क्वार्टर में Q1 प्लस Q2 कंसेक्टिवली और सक्सेसिवली 2 क्वार्टर्स में अगर कंसेक्टिवली फॉल हो रही है, ठीक है, और कंट्रैक्ट हो रही है, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, तो इफ the output of consecutive 2 quarters, at least 2 quarters, कम से कम 2 क्वार्टर्स में, out of 4 quarters in a financial year, अगर 2 क्वार्टर्स में consecutively लगातार अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आउटपुट में, मतलब कम हो रही है आउटपुट ग्रोथ जो है, then we termed it as recession. और इसके साथ साथ सिर्फ this is not just one criteria to define it, बट इसके साथ और भी 2-3 ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज आउटपुट जो है वो आपकी कम हो रही है लगातार 2 क्वार्टर्स में. ठीक है. दिस कुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया टू लेबल इट एज अ रिसेशन. द सेकंड कुड बी लाइक जॉब लॉसेस. जॉब लॉसेस हो रही है, जिन लोगों के पास जॉब है वो खत्म हो रही है, बैठे बैठे निकाले जा रहे हैं. अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो तो मेजर जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो हायर नहीं फायर कर रही हैं. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लॉसेस देखने को मिल रही है हमें. ठीक है. देन रिडक्शन इन ओवरऑल डिमांड. अगर ओवरऑल डिमांड जो इकोनॉमी में है वही कम हो जाए,
वही कम हो जाए। तो these are three you can say broad parameters on the basis of which we define a recessionary phase or the recession in an economy, जिसमें से या तो 2 क्वार्टर्स की आपकी जो आउटपुट है, ग्रोथ है, वो सक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, कम हो रही हो, या जॉब लॉसेज हमें देखने को मिल रही हो लगातार, एंड ओवरऑल जो डिमांड है वो भी इकोनॉमी में कम हो रही है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं बेसिकली रिसेशन को डिफाइन करने के। सो यू कैन राइट डाउन अ रिसेशन टिपिकली involves overall output in an economy contracting for at least 2 consecutive quarters along with job losses and reduction in overall demand in the economy। ठीक है, सो अगर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूएस की एक नेशनल एजेंसी है, वी कॉल इट यूएस, जो कि ये डिफाइन करती है और डिसाइड्स करती है कि क्या यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है कि नहीं है। दैट एंड इस डेफिनेशन को और यू कैन से कैटेगराइजेशन को वर्ल्ड वाइड यूज भी किया जा सकता है। एनबी, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, NBER यूएस की एजेंसी है। NBER, that is National Bureau of Economic Research, that decides whether the US economy or any economy is in recession or not. It's based on, of course, कुछ parameters होंगे. So it decides about the recession in an economy based on certain parameters, and those sets of parameters are basically, it decides or checks the depth, diffusion, and the duration of, जैसे मैंने कहा लगातार 2 क्वार्टर्स में फॉल हो रही होगा आउटपुट, सो द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, डेप्थ इस पर्टिकुलर जो भी फॉल हो रही है उसकी कितनी है, डिफ्यूजन कितनी है, कितने सेक्टर्स तक उसका इम्पैक्ट है, दैट इज डिफ्यूज्ड है, एंड ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग इट इज, वेदर इज फॉर 2 quarters, 3 quarters, जस्ट फॉर 1 quarter, सो मिनिमम 2 quarters तो होनी ही चाहिए ड्यूरेशन, देन ओनली वी कैन लेवल इट एज अ रिसेशन। सो ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, सो इट इज ऑन दिस बेसिस यूएस जो NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, ये डिसाइड्स करती है वेदर द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और नॉट। ठीक है, चलो, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। यहां तक क्लियर है? बट एक चीज का ध्यान रखना कि डेप्थ एंड ड्यूरेशन जो है, दिस इज नॉट अ रिजिड पैरामीटर्स, आई मीन दिस आर नॉट द रिजिड कैटेगराइजेशन, बिकॉज हमें अगर कोविड पैंडेमिक की कंसीडर करते हैं तो ड्यूरेशन जो है वो कोविड पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही है। ठीक है, आई मीन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो, बट डेप्थ जो है और डिफ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर देखने को मिला। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जो आउटपुट्स हैं वो डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इस तीनों में से सारे ही फुलफिल होते हो, इसमें से 2 या 1 भी फुलफिल हो सकते हैं या तीनों ही फुलफिल हो सकती हैं चीज़ें। सो इट डिपेंड्स ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो इसका एग्जांपल बेस्ट है, ड्यूरेशन का बेस्ट एग्जांपल है शॉर्ट ड्यूरेशन में कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19 और पैंडेमिक, यू कैन से एंड द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे लॉसेस देखने को मिले, बी इट योर फॉर कॉन्ट्रैक्शन योर आउटपुट ओवरऑल GDP यू कैन से, और जॉब लॉसेस हमें देखने को मिली, एंड थर्ड पैरामीटर वाज व्हाट, ओवरऑल फॉल इन डिमांड, बिकॉज जब मार्केट्स ही लॉक्ड हो गए, बंद होगी, तो डिमांड कहाँ से आएगी, परचेजिंग पावर, जब पैसे ही नहीं आएंगे, जब जॉब्स ही नहीं है, तो आप डिमांड नहीं करोगे न्यू प्रोडक्ट्स की। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, कोविड पैंडेमिक कुड बी स्टेटेड एज वन ऑफ द एग्जांपल।
So before we focus on this yield curve, so yields are related to the bonds. So first let's focus on the bonds, or we also call it the treasuries. So treasury is related to the government. Treasury basically government finances, और गवर्नमेंट को हम लेवल करते हैं, डिफाइन करते हैं एज अ ट्रेजरी. सो एक इकोनॉमी में सबसे सेफेस्ट लोन्स जो हैं, ठीक है, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, तो एक इकोनॉमी में सपोज आप किसको लोन देना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, किसको आपको लगता है कि सबसे सेफेस्ट लोन है? अगर इस बंदे को या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोन दें तो ये पक्का डिफॉल्ट नहीं करेगा, पे तो कर ही देगा, ठीक है. इतनी भरोसा किस पे है? बैंक्स पे तो इनफैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंक से डूब भी जाते हैं, ठीक है, डूब ही जाते नहीं है, डूब भी जाते हैं, चांसेस आर देयर जहाँ पे बैंक डिफॉल्ट हो जाए. तो सेफेस्ट लोन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को दिया जा सकता है. सो गवर्नमेंट जब भी टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को है, देखना जब भी टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट की होती है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो हमेशा लेस देन होती है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से, ठीक है. और इकोनॉमिक्स में इसको हम बोल देते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है. जब टोटल रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट की और टोटल एक्सपेंडिचर से कम हो, आई मीन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू से, तो वी कॉल इट बजट डेफिसिट, ठीक है. जब बजट डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा करनी है तो पैसे चाहिए. सो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए एज एन इंडिविजुअल. अगर हमें पैसे चाहिए होते तो हम बैंक अप्रोच करते हैं. सो वैसे ही गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने भी कहीं से तो बोरो करनी है ना. सो इफ गवर्नमेंट वांट्स टू बोरो इट फ्रॉम लेट्स से पब्लिक, ठीक है, सो उस गवर्नमेंट की बोरोइंग को वी लेवल इट एज बॉन्ड्स, ठीक है. जो ट्रांजैक्शन हो रही है वी कॉल इट बॉन्ड. एक बॉन्ड बन गया पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है. बट अलग अलग कंट्रीज में हम इसको अलग अलग नेम से भी डिफाइन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इन इंडिया वी कॉल्ड इट इंडिया, यूके एंड यूएस, तीन अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो इस बॉन्ड को, इस बोरोइंग प्रोसेस को, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट में सेफ्टी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकती. इट इज सच ए एंटिटी विच गोज ऑन. सरकार बदल सकती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन एंटिटी जो है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस एंटिटी विच कीप्स फंक्शनिंग, ठीक है. सो कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती. दैट्स व्हाई इट्स द सेफेस्ट लोन्स विच कैन बी गिवन टू द गवर्नमेंट, ठीक है. बोरो क्यों करेगी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सो गवर्नमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बोरो करती है, मार्केट से, यू कैन से, और पब्लिक से, तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? बॉन्ड, ठीक है. बॉन्ड कंसीडरिंग द डिफॉल्ट वाला पॉइंट एंड सेफेस्ट लोन्स, ठीक है. सो इंडिया में हम इसको G-SEC के नाम से जानते हैं, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. GACCS, G-SEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट में हम सिक्योरिटीज को सेक्स लिख देते हैं, SECS, सेक्स, ठीक है. सो गवर्नमेंट सेक्स. एंड यूके में हम इसको बोलते हैं व्हाट वी टर्म्ड इट इन यूके एज गिल्ड्स. रिमेंबर दीज आर ऑल बॉन्ड्स, बस डिफरेंट कंट्री में नेम्स अलग अलग हैं. एंड बॉन्ड्स आर नथिंग बट द मार्केट बोरोइंग of the government to finance its deficit in the budget, you can say. यूके में हम इसको गिल्ड्स बोलते हैं, GILTS, एंड यूएस में हम इसको बोल देते हैं व्हाट वी कॉल्ड इट ट्रेजरीज, ठीक है. ट्रेजरीज, TREASURIES, ट्रेजरीज, ट्रेजरीज, ठीक है. TREASURIES, we call it treasury. All these are types of bonds only. I mean, all these are not even types, but all these are bonds only, but name different country में अलग, ठीक है. I hope things are clear till here. चलो. So now let's come to the yield. हम yield curve की बात करें, जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमें yield को समझना जरूरी है कि yield क्या होता है. So yield of treasury क्या हो सकता है? treasury क्या है? yield ऑफ ट्रेजरी की बात हम करें या yield ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द yields ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है. ट्रेजरी इज वन टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज जनरली प्रिवेलेंट इन यूएस. सो लेट्स टॉक अबाउट yields ऑफ बॉन्ड्स. लेट्स कलेक्टिवली टेक इट एज बॉन्ड्स. सो yields ऑफ बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इट?
सो यील्ड्स आर नथिंग बट रिटर्न। जैसे हम बैंक्स में डिपॉजिट सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें हम कुछ पैसे रखते हैं, सो एनुअल बेसिस पे हमें कुछ रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। सो यू कॉल्ड इट द इंटरेस्ट अर्निंग्स, ठीक है, जो आपको मिल रहा है। इसी तरीके से जब मार्केट बोरोइंग और जब सपोज पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है इन ऑर्डर टू मीट इट्स डेफिसिट्स, दैट इज द बॉन्ड्स, सो बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वी कॉल इट यील्ड्स, ठीक है। अगर आपने पैसा दिया है सरकार को तो उसके ऊपर आप रिटर्न भी तो लोगे, या फ्री में कह दो कि नहीं जी चलो ये तो चैरिटी है, ठीक है, सरकार के पास पैसे नहीं इसलिए दे देते हैं, बट सरकार के पास पैसे बहुत होते हैं, ठीक है। चलो, तो अनलाइक बैंक लोन जिसमें कि इंटरेस्ट वेरी करती है, रिमेंबर एक मेजर डिफरेंस ये है बैंक में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड बैंक लोन्स में, वो ये कि बैंक लोन्स में जो टाइम पीरियड ऑफ जो लोन है दैट टाइम पीरियड ऑफ जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट बेसिकली वेरीज विद द टाइम, ठीक है। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप लोन लोगे उतना हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम लगे, जितना शॉर्ट पीरियड के लोगे उतना ज़्यादा लगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रादर कम्स विद प्री डिटरमाइंड कूपन पेमेंट। सो इस पे जो बैंक लोन्स हैं, बैंक लोन्स जो हैं उस पे आप एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको, एनुअली यू आर गेटिंग इंटरेस्ट अर्निंग्स और रेट्स। बट जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इस पे आपको मिलता है यील्ड इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड कूपन पेमेंट्स, कूपन, and that is fixed, that never varies with the time, as like unlike the interest earnings on the bank loans or the interest, ठीक है, this interest paid on the bank loans, ठीक है। कूपन पेमेंट जो एक बॉन्ड होल्डर को मिलता है, दैट इज वी कॉल इट इन टेक्निकल लैंग्वेज कूपन पेमेंट, जो गवर्नमेंट आपको पे करती है on the borrowings, or since you are one of the subscribers of government bonds, so you will be getting something in return, we call it coupon payments, ठीक है। जैसे वहाँ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यहाँ पे कूपन पेमेंट, कूपन मिल रही है आपको, ठीक है, वी कॉल इट कूपन पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, सो अगर हमें किसको एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सो लेट्स से कि इंडियन गवर्नमेंट है, इसने अपने बॉन्ड को फ्लोट किया 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इसने अपने बॉन्ड को फ्लोट किया मार्केट में, ठीक है, एंड लोगों ने सब्सक्राइब किया 10 साल जो टाइम पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड है, जो 10 साल के बाद वो बॉन्ड आपका मेच्योर हो रहा है। लेट्स से जो फेस वैल्यू है, एफवी जो है फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, लेट्स से ₹100 का है, ठीक है। एक बॉन्ड जो है वो 100 रुपये का है, समझने के लिए थोड़ा सिंपल से हम फिगर से लेते हैं। एंड इस पे जो कूपन पेमेंट जो मैंने बात की, जो रिटर्न आपको मिल रहा है इस पे, वो मिल रहा है कूपन पेमेंट CP इज ₹5 एनुअली, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए तो आपको ये मिलेगा फॉर 10 ईयर्स, रिमेंबर एवरी ईयर यू आर गेटिंग ₹5, ठीक है। एंड लास्ट में एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगी ₹100 प्लस 10 सालों में 5-5 रुपये आपको और मिले, दैट इज ₹50। सो टोटल एट द एंड ऑफ what 10 years you are getting 150 on the borrowing on the lending of government will borrow, so you will be a lender lending, so on lending of ₹100 you are earning 150 at the end of 10 years, it's quite fair, ठीक है। so this ₹5 we can also call it that you are getting 5% of coupon payment by the government on your lending, fine, 100 का 5% वी कैन से, ठीक है। चलो जी, इतना क्लियर है। दिस इज फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दैट इज 100 की जो बॉन्ड इशू किया गवर्नमेंट ने, उसकी जो फेस वैल्यू है, जो कीमत है, दैट इज कितनी है, 100 रुपये एक बॉन्ड की। CP जो है दैट इज कूपन पेमेंट, और द रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन दिस बॉन्ड by lending to the government is ₹5. We can call it simply that 5% return, 5% annual return. At the end of the day you will be getting both your principal amount जो आपने 100 रुपये lend किया है, plus ₹50 for 10 years, 5 rupees for 10 years, that is total of ₹50. So 150 at the end of the 10 years, that is of maturity time period, ठीक है। I hope till now it's clear. अगर कोई issue है तो let me know.
बिकॉज जहाँ इश्यूज हैं वहीं पे अगर क्लियर कर लोगे तो आगे वाली चीज़ें एटलीस्ट समझ आ जाएंगी, अदरवाइज फिर उसी में घूमते रहते हैं कि पीछे वाली चीज़ समझ नहीं आई तो ये भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम जस्ट क्लियर देन एंड देयर। ठीक है, बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इट्स बेटर टू क्लियर देन एंड देयर। ठीक है, बट एक और इसमें हम एग्जाम्पल कंसिडर करें कि चलो कहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, एंड हमने क्या किया, एग्जाम्पल अगर 2 देखें तो आपने क्या किया, आप ए हो और एक बंदा बी है आपका फ्रेंड, आपने जो बॉन्ड गवर्नमेंट से खरीदा था वो 100 रुपये का था। ठीक है, ₹100 का। आपने सपोज इस बॉन्ड को बेच दिया बी को एट ₹110। ठीक है, सपोज आपको पैसे की ज़रूरत थी, ऑफकोर्स 100 रुपये की तो नहीं होगी, हज़ारों में बात होती है, तो ऑफकोर्स बड़ी अमाउंट थी, आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, आपने क्या किया कि इस बॉन्ड को किसी दूसरे बंदे को बेच दिया। चलो जी ठीक है, बट रिमेंबर अभी भी टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है मेच्योरिटी की वो 10 ईयर्स है। सपोज आपने 4 साल 5 साल बाद ही बेच दिया, और जो कूपन पेमेंट और यू कैन से जो रिटर्न है वो 5% है और ₹5 है, यू कैन से, और 5%। ठीक है, सो सपोज आपने 110 में बेच तो दिया, आपको 10 रुपये आपने ज़्यादा में बेचा, आपको अनडाउटेडली यहाँ पे फायदा तो हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, 100 रुपये का था, गवर्नमेंट ने इशू किया था जब, बट आपने 110 पे बेचा, तो अल्टीमेटली इसको तो महंगा पड़ा ना, 10 रुपये इसको, मतलब इसको जो प्राइस एक्चुअल पड़ी वो 110 की पड़ी बॉन्ड, जो आपने 100 में खरीदी थी। ठीक है, सो अगर किसी भी चीज़ की प्राइस जब इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जब आपने सोल्ड किया तो इस मीन्स कि प्राइस इंक्रीज हो गया, कितने से, 10 रुपये से। जब किसी भी चीज़ की प्राइस इकोनॉमी में, सपोज किसी प्रोडक्ट कहीं प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या करते हो, आपकी जो एनुअल रिटर्न है और जो यील्ड है, जिसको हम कूपन रेट को, जिसको हम यील्ड भी कहते हैं, रिटर्न दैट इज बेसिकली ऑन बॉन्ड, सो ये आपकी कम हो जाएगी। कैसे, पहले आपके 100 रुपये पे 5 रुपये मिलते थे, अब भी आपको 5 रुपये ही मिल रहे हैं 110 पे भी। ठीक है, बिकॉज ये तो फिक्स थी इनिशियली, जब आपने बॉन्ड सब्सक्राइब की तभी गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई 10 साल तक आपको हर साल 5 रुपये ही देंगे हम, आप जिस मर्जी को खरीदो बेचो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, सो यील्ड ओवरऑल 100 रुपये में 5 रुपये मिलता था, अब 110 पे भी 5 ही मिल रहे हैं बी को। सो ओवरऑल आपकी जो यील्ड है वो कम हो गई, जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो आपकी फॉल हो गई। ठीक है, बिकॉज क्यों यील्ड फॉल हुई, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो तो कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ गई किसी चीज़ की। सपोज आप प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने गए, पहले एप्पल जो था एक किलो 100 का था, अब 110 का हो गया। ठीक है, सो आपको तो महंगा पड़ ही रहा है ना, गेटिंग दैट, फाइन। सपोज डिस्काउंट, पहले शॉपकीपर आपकी जान पहचान का था, आप बार बार उसी से लेते हो, इसलिए आपको उसने 5 का डिस्काउंट दे दिया। अगली बार गए, कहते भाई रेट तो बढ़ गया, इस बार 10 का डिस्काउंट दे दो, वो कहता कि नहीं जी हम तो फिर से 5 का ही देंगे डिस्काउंट। तो उसने डिस्काउंट तो अपनी सेम रखी, अल्टीमेटली 100 रुपये की एप्पल को आप 110 में खरीद रहे हो, 5 रुपये डिस्काउंट से, मीन्स 105 का पड़ रहा है, फिर भी मतलब 5 रुपये तो आपको महंगा ही पड़ रहा है ना अल्टीमेटली। तो आपकी कम से कम जो परचेजिंग पावर है वो तो 5 रुपये से कम होगी ना। ठीक है, मीन्स 5 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ा उसी सेम अमाउंट ऑफ एप्पल के लिए। ठीक है, एंड अगर प्राइस फॉल हो जाए तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर 100 का था, अगर 90 में बेचता है तो ऑफकोर्स इसको ज़्यादा, बिकॉज 100 रुपये पे 5 रुपये मिले थे, अब 90 पे 5 रुपये मिल रहे, तो आफ्टर जो मार्जिन आपकी है यील्ड मिलने की, रिटर्न मिलने की, वो बढ़ गई। तो दिस इज हाउ, आई मीन डिमांड सप्लाई वाला सिनेरियो है कि डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ गई तो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स, अगर ज़्यादा मार्केट में डिमांड है तो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। अगर सप्लाई बढ़ती है किसी चीज़ की तो प्राइस ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड करने वाले कम है। ठीक है, अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो प्राइस तो ऑफ कोर्स डाउन हो जाएगा। ज़्यादा महंगाई कब बढ़ती है, जब आप एक चीज़ को खरीदने वाले 10 आ गए, तो जिसकी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है वो खरीद लेता है। ठीक है, चलो, सो अगर यील्ड समझ आ गया अभी तक, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द यील्ड कर्व। ठीक है, सो यील्ड कर्व क्या है, बेसिकली रिमेंबर द गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो 1 महीने से 30 ईयर्स तक के लिए बोरो करती है। सो हायर द पीरियड, हायर द टेन्योर ऑफ बॉन्डिंग, हायर वुड बी द रिटर्न। दिस इज अ सिंपल सिनेरियो। ठीक है, 1 मंथ से 30 ईयर्स तक के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। यील्ड्स जनरली हायर होते हैं, हायर टर्म लॉन्गर टेन्योर्स के लिए। इससे जब आप बैंक में जाते हो तो एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट,
अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप 10 साल के लिए कराओ, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, 4 साल पे आपको कम मिलेगा। क्यों? हायर द टाइम हायर द रिटर्न्स, बेसिक क्यों? बिकॉज आप लॉन्गर टेन्योर के लिए मनी को लेंड कर रहे हो, तो आप मनी को लेंड कर रहे हो लॉन्गर टेन्योर के, इस मीन्स कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, उस मनी को आप कहीं और यूज़ कर सकते थे। सो अगर आप 4 साल के लिए अगर आपको उतना ही रिटर्न मिले, 8 साल के लिए भी उतना ही रिटर्न मिले, तो वाई वुड यू लाइक टू लेंड फॉर 20 years? But government takes more time because it would be it would be quite easier for the government to give you that money back after a long period of time, because government जो projects हैं it takes time, gestation period काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। So yield जो है, yield curve जो है basically, so if the yields of different tenures की है, हम अगर represent करते हैं through lines or using curves on map, you can say, or map, if we map this different tenure of the yields of different durations or the tenures, then it will give us an upward sloping curve. As I said, higher the longer the time period, higher the returns. So of course अगर time period हम यहाँ returns यहाँ लेते हैं, time period यहाँ लेते हैं, तो it means कि it should go like this, higher the time period, higher the returns, ठीक है। So that's why it would be upward sloping. हम देखते हैं different types of yield curves, ठीक है। चलो, तो कर्व कैन बी फ्लैट और स्टीप, ठीक है। हम ड्रॉ देखते हैं, इसको पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, सो इट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स से दिस इज अ लाइन, just a second, so this is a line, here we have, you can say, time period, here we have this time period, here we have return, you can say, or the yield basically. Here we have time period or the duration of the bonds. Let's say 1 year, 2 year, 5, then 5, 10, 15, somewhere 20, then 30 is maximum, so 30 years, ठीक है। So अगर हम नॉर्मल की बात करें तो it would go like this, कि नॉर्मल है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, दिस इज अ नॉर्मल वन, ठीक है, फाइन, दिस इज अ नॉर्मल वन, बट यहाँ पे इनिशियली एकदम फ्लैट तो नहीं होगा। अगर नॉर्मल कर्व की बात करें हम, तो इट वुड बी लाइक कि इनिशियली ये ऐसे गया, नीचे था, फिर कहीं जाके ऐसे ऊपर होता है, ठीक है। दिस लेट्स एज्यूम दिस इज अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल यील्ड कर्व बेसिकली, नॉर्मल रिटर्न कर्व, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न कर्व, ठीक है। एक हमारा जो शेप है देखने को मिल सकता है फ्लैट, क्वाइट फ्लैट, दिस इज अ फ्लैट कर्व। इन सब की रिप्रेजेंटेशन क्या इंपॉर्टेंस क्या है, विल लेट यू नो वन बाय वन। फर्स्टली लेट्स ड्रॉ इट, दिस इज अ फ्लैट कर्व, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड द यील्ड, दैट इज द रिटर्न, ठीक है। सो नॉर्मल, वन कैन बी फ्लैट, देन वन कैन बी स्टीप, जब आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा हो, ठीक है, वन कैन बी स्टीप, नॉर्मल, देन वी हैव अ फ्लैट, then we can have a steep curve like यहाँ से पहले ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे चलते गए, फिर बहुत ज़्यादा देखो गैप दोनों में आ गई, तो दिस इज अ स्टीप कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, हायर द टाइम हायर द रिटर्न, स्टीपर कर्व, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कर्व, एंड एक उल्टा भी हो सकता है, इसका इन्वर्जन हो सकता है कि नहीं, इनिशियली हमारे जो रिटर्न था वो ज़्यादा मिलता था, नाउ ये रिटर्न जो है वो कम हो गया, मतलब टाइम के साथ ये रिटर्न फॉल होता गया ऐसे, तो वी लेवल्ड इट एज व्हाट, वी लेवल्ड इट दिस कर्व एज इन्वर्जन और द इन्वर्टेड, जो कि टॉपिक में बात करता है इन्वर्जन ऑफ यील्ड और यील्ड इन्वर्जन, इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस कुड बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट ड्यूरेशंस. Curves can be, as I said, flat or steep depending on the money available in the market firstly, and secondly the expected overall economic activity, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि जब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट द, लेट्स से कि इंडियन इकोनॉमी के जो कॉन्फिडेंट है इन्वेस्टर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी कि नहीं इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, फ्यूचर में भी अच्छा करेगी, सो जब सिचुएशन एक कॉन्फिडेंस का होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स से बॉयंट कहते हैं, BEO,
BUOYANT, 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 ठीक है. सो जब buoyant, investors feels buoyant और confident, ठीक है, about the economy, then they pull money out of long term bonds. long term bonds से वो money को निकाल लेते हैं and they put it into short term bonds or the short term riskier bonds, ठीक है. so higher the risk, higher the return, but bonds को उन्होंने निकाल के short term riskier सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. शॉर्ट टर्म रिस्कियर. अब सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज आर बेसिकली अगेंस्ट, यू कैन से द टाइप ऑफ, यू कैन से वन बॉन्ड जैसा ही, बट ये सारा कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, शेयर मार्केट से. सो रिस्कियर, एंड इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दी? बॉन्ड से पैसा निकाल के, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से इन्होंने जो रिस्कियर एसेट्स है उसको उसमें इन्वेस्ट कर दिया इन शेयर मार्केट्स. शेयर मार्केट तो डे टू डे डेली प्राइसेस फॉल और अप होते हैं, जैसे देखते हैं हम, ठीक है. शेयर मार्केट्स और यू कैन से द स्टॉक मार्केट्स, ठीक है, इसको स्टॉक मार्केट भी आप कह सकते हो, ठीक है. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली जनरली टू अर्न हायर रिटर्न्स, ठीक है. सो एज प्राइसेस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉल देयर यील्ड राइज, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है. किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो रही है तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले 100 का था अब 90 का हो गया, तो ऑफकोर्स जो रिटर्न है वो आपको कम पे 90 पे 5 रुपये मिल रहा है, पहले आपको 100 पे 5 मिलता था. सो मार्जिनल जो है डिफरेंस, मार्जिन जो रिटर्न है, मार्जिनल रिटर्न 5 कांस्टेंट है, बट प्राइस ऑफ बॉन्ड कम है, उस पर 5 मिल रहा है, ठीक है. चलो, सो यील्ड राइजेज व्हेन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइस जो है फॉल करती है, एंड द यील्ड कर्व देयरफॉर स्टीपन्स. स्टीपन्स मीन्स दिस वन. As the price of bond falls, long term bonds falls, the yield rises. You can see कि yield rise कर रहा है, ठीक है. This yield rises with the time, ठीक है, and बहुत ज़्यादा rise कर रहा है, steep. See the line. Normal return इतना था, but is quite steeper. Return ज़्यादा है, ठीक है. Yield rises, and the yield curve then becomes steeper. So this is a case of steeper yield curve, ठीक है. Now what is yield inversion? यील्ड इन्वर्जन क्या है? सपोज यील्ड इन्वर्जन क्या है? इन द शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स जो है उनको ये लगे, यील्ड इन्वर्जन सिंपल सी बात ये होती है, अगर सिंपल एक लाइन में बात करें तो यील्ड इन्वर्जन मीन्स कि जो हमने कहा कि हायर द ड्यूरेशन ऑफ योर बॉन्ड्स हायर द रिटर्न. इन्वर्जन उल्टा कैसे होगा? उल्टा तब होगा जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे जो यील्ड है वो कम हो, किससे? शॉर्ट टर्म बॉन्ड से. सो शॉर्टर ड्यूरेशन की बॉन्ड्स जो हैं वो आपको हायर रिटर्न दे रहे हैं देन द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स, ठीक है. सो देन यील्ड इन्वर्जन हैपन्स बिकॉज दिस निगेट्स आवर द अर्लियर प्रिंसिपल दैट वी डिस्कस, दैट हायर द टेन्योर हायर द रिटर्न्स, बट ना हायर द यील्ड्स, यू कैन से, और द रिटर्न्स और सेम थिंग. बट हियर वी आर सेइंग द यील्ड इन्वर्जन, ये स्टीपर था, ये इन्वर्जन है, कम होगी ना. अगर आप इसके साथ देखो कि हायर द टाइम पीरियड लोअर द रिटर्न, इनिशियली कम टाइम पीरियड पे आपका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था, बट नाउ एज वी आर गोइंग फॉर अ हायर लॉन्ग टर्म लॉन्गर टेन्योर, आपकी जो यील्ड है वो इन्वर्ट हो गई, इसकी जस्ट इसकी मिरर इमेज बन गई. ये अपवर्ड शूट करता है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये नेगेटिव होराइजन में जा रहा है, ये एक टाइम के बाद इधर आ जाएगा, ठीक है. नो तो जाता ही जा रहा है, ठीक है. गेटिंग दैट? सो स्टीपर का एकदम ऑपोजिट हो गया, आपका इन्वर्टेड एक मिरर इमेज हो गई, ठीक है. तो उल्टा हो गया, वहां पे हायर द टाइम हायर द रिटर्न, यहाँ पे हायर द टाइम लोअर द रिटर्न हो गया, लोअर द यील्ड. सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज यील्ड इन्वर्जन, ठीक है. उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है. एंड इसीलिए हमने ड्रॉ किया दो, बिकॉज दिस इन्वर्जन जो सिनेरियो है यील्ड इन्वर्जन, इट इनिशियली लीड्स टू फ्लैटनिंग, ये ऐसे जा रहा है कर्व, और एक टाइम के लिए एकदम स्टीप नहीं होता, ऐसे आ रहा है, थोड़ी देर के लिए फ्लैट होगा लाइक दिस, दिस विल टेक द शेप ऑफ लाइक दिस, एंड देन इट विल बी गो लाइक दिस. पहले ये फ्लैट होगा, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस फ्लैटर. सो दिस प्रोसेस ऑफ यील्ड इन्वर्जन फर्स्ट लीड्स टू फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व. दिस फ्लैटन्स, कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा आपको. पहले ज़्यादा मिल रहा था, एकदम से स्टिप नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए आपको कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा, ठीक है. एंड आफ्टर दैट विद द
लॉन्गर टाइम पीरियड आपकी जो यील्ड है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वी हैव दिस फ्लैटर कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व ही जस्ट फॉर रेफरेंस कि यस नॉर्मली रिटर्न इतना मिलता है, उसके इसको हमने नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं, वी आर कंपेयरिंग कि इस पे कितना मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न दिस नॉर्मल कर्व। ठीक है, सो नॉर्मल कर्व इज जस्ट अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल लाइन टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट और द रेफरेंस लाइन। ठीक है, with the successive processes resulting into steepening, inversion and flattening of your yield curves. ठीक है, so yield inversion इसीलिए starting में लिखा था recession and yield inversion because yield inversion जो है it has been seen as a reliable predictor of recession in the US economy. ठीक है, and US Treasury that is a government US bonds. ठीक है, एंड कुछ टाइम पीरियड से अगर हम देखें तो ये सिनेरियो हमें देखने को भी मिल रही है, दैट इज यूएस ट्रेजरी हैव बीन विटनेसिंग यील्ड इन्वर्जन फॉर अ व्हाइल नाउ। ठीक है, काफ़ी टाइम से जो यील्ड इन्वर्जन का सिनेरियो है दैट इज इन्वर्टेड रिटर्न्स, ये हमें देखने को मिल रहा है यूएस इकोनॉमी में, एंड दैट्स व्हाई सिंस इट हैज बीन दिस you can say reliable predictor of recession in the US economy, and that's the reason that because of this scenario currently going on in the US economy, the economists are in even the NBER, National Bureau of Economic Research, is fearing of this beginning of recessionary phase in the US economy as the new year approaches. ठीक है, I hope this is clear. कोई डाउट है तो बताओ। So हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमें इंडियन इकोनॉमी को इससे क्यों क्या फर्क पड़ता है? यू नो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, एक मार्केट में कहीं क्रैश करती है तो उसका इंपैक्ट हमें इंडिया पे भी देखने को मिलता है अगर यूएस में कुछ हो या यूएस में आ जाए, बिकॉज ऑल द इकोनॉमीज आर रेटेड इंटीग्रेटेड, ट्रेड हम करते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं यूएस से। सो अगर यूएस में रिसेशन आ जाए, रिसेशन मीन्स जॉब लॉसेस हैं, ओवरऑल आउटपुट फॉल होगी, ओवरऑल डिमांड कम होगी। जब यूएस में डिमांड कम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वी आर द नेट एक्सपोर्टर, वी हैव अ सरप्लस ट्रेड विद यूएस, मींस वी एक्सपोर्ट मोर देन वी इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस। तो उस केस में जब जॉब लॉसेस हो रही हैं, परचेसिंग पावर लोगों की कम होगी, पैसा हाथ में सैलरी कम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स डिमांड कम होगी। ओवरऑल डिमांड अगर इकोनॉमी में स्लम्प कर रही है, नीचे जा रही है यूएस में, सो ऑफ कोर्स हमारे उससे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स कम होगी। सो ऑफ कोर्स वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे और बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफेक्ट करेगा। हो सकता है इंपोर्ट हमारी कांस्टेंट ही रहे या बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो सरप्लस जो हमारी है वो डेफिसिट भी बन सकती है। ठीक है, टाइम के बाद। ठीक है, प्लस जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि हर इकोनॉमी, जैसे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, तो इसमें सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दे आर रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली, जैसे यूएस में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी। बट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके जो प्राइम मोटिव होता है दैट इज गेटिंग द हाई रिटर्न्स। सो उस केस में क्या होता है कि वो देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। अगर यूएस में बेटर रिटर्न उनको मिल रहा है, बिकॉज विद इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स comparing with the India, if they are getting better returns in the US Treasury or US bonds, then they will prefer to to take out their money from the Indian economy. That is, उन्होंने जब आए थे तब तो US डॉलर लेके आए थे, ठीक है, यहाँ पे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट किया, बट जब वो जाएंगे तो ऑफ कोर्स US डॉलर लेके जाएंगे। ठीक है, तो US डॉलर वो निकाल लेंगे इंडियन इकोनॉमी से, दैट इज कॉल्ड एज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। सो जब आउटफ्लो होगी, सो ऑफ कोर्स उससे भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। कैसे? उससे एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो करेंसी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी। ठीक है, सो डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड रूपी विल बिकम वीकर। और जब कोई करेंसी आपकी वीक हो जाए, जब कोई करेंसी आपकी लाइक यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, सिंस ट्रेडिंग जो हम करते हैं, पेमेंट करते हैं यूएस डॉलर में होती है, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी महंगी होगी। ठीक है, एंड अगर इंपोर्ट महंगी हो रही है तो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में चीज़ें महंगी बिकेगी, सो दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन हायर इन्फ्लेशन, फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इवन दिस इज अ फियर, इन्फ्लेशनरी इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ सकती है, फॉरेन दिस करेंसी आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्यू टू हाई रिटर्न्स इन यूएस। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट ड्यू टू द वीकर ऑफ कोर्स रूपी, क्योंकि रूपी कम वीक है,
strong dollar है, it means कि Americans can now buy more of exports or the products from India, paying the less of number of dollars compared to the Indian rupee. But इसका एक ये भी but other scenario ये है कि जब हमने कहा कि overall demand कम हो रही है यूएस में, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिसेशनरी दिस ट्रेंड, तो ऑफ कोर्स जब मार्केट में, जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगी हमारी, सिंपल सी बात है. Getting that? So again, this is one of the complex issues. So recession might dampen the demand of for Indian products in the US economy. Fine. So it's not like कि weak रूपी होगी तो जैसे हम कहते हैं कि डिवैल्यू कर दो, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दो तो एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएगी. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उस इकोनॉमी में सिनेरियो क्या है. अगर वहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को डिमांड नहीं करेंगे. सो अगेन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला. ठीक है. सो दीज आर 2-3 impacts which we can face in India due to the inversion of US yields. ठीक है. So this is all. I will stop here for today. So if you have any doubt, whatever you have discussed so far, you can you can go ahead, you can ask, or if everything clear or something is clear, so we can call off the day. Yes. Anyone? Any issue so far? थोड़ा ये technical था. Try to revise this topic again, and then you will be able to, when you read it by yourself and you will read the newspapers, you will try to connect the dots, then you will be able to better understand, have better grip over this topic. ठीक है. I do consider this is little bit technical, especially the ones who are not from the economics backgrounds. अगर आपने first time इसके बारे में सुना तो it would like कि बहुत ज़्यादा difficult है, but things are not like that. They are the current affairs based, just need to track these things going on around the globe. ठीक है. Yes, anybody? Any issue so far? No, sir. Okay, so that's it from my side for the day. Thank you. We can call off the day with your due permission. Okay, thank you.